हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सूर्य नारायण, एसोसिएट प्रोफेसर हार्टिकल्चर, कुलभास्कर आश्रम पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज प्रयागराज। बच्चों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो सरकार की मंशा है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और इनोवेशन यानी नवाचार बच्चों को आए, इस हेतु कई वोकेशनल कोर्स डिज़ाइन किए गए हैं। उसमें एक कोर्स है गार्डनिंग और ये 3 क्रेडिट का है और कुल नंबर इसमें 100 हैं, जो 25 नंबर इंटरनल असेसमेंट होगा और 75 नंबर एक्सटर्नल होगा। क्लासेस 15 थियरी की होंगी और 60 प्रैक्टिकल होंगे। एग्ज़ाम टाइप पहले ऑब्जेक्टिव का प्रपोजल था, लेकिन समयाभाव के कारण इस समय जो ये पेपर आएगा 2022 में 10 जून को जिसका एग्ज़ाम है वो सब्जेक्टिव टाइप का होगा। इस तरीके से इन बातों का ध्यान रखते हुए मुझे ऐसा लगा कि बच्चों को जो सिलेबस मिला हुआ है उस हिसाब से एक इंट्रोडक्टरी नॉलेज दे दिया जाए। और ये क्वालिफाइंग है, इसकी मंशा मुख्यतः प्रैक्टिकल की है। चूँकि ये एक वोकेशनल कोर्स है तो इसमें बच्चों से ऐसी उम्मीद की गई थी कि वो इसको चुनेंगे और कुछ सीखेंगे और उसको अपने जीवन में अपनाएंगे। फ़िलहाल तो ये कोर्स क्लियर करने की ज़रूरत है। तो इस संदर्भ में जो यूनिट 1 दी हुई है, कुल 4 यूनिट हैं इस सिलेबस में। पहली यूनिट में जो सिलेबस जहाँ से प्रारंभ होता है वो है हिस्ट्री ऑफ गार्डनिंग इन इंडिया, भारत में उद्यानिकी का इतिहास। तो बच्चों, हम अपनी इतिहास को शुरू में हड़प्पा सभ्यता से मानते हैं और हड़प्पा सभ्यता में गार्डनिंग का क्या इतिहास रहा, क्या जानकारी रही, इसके बारे में जब बहुत जो प्रमाण मिलते हैं, जो पीपल है, बरगद, बनियान जिसे कहते हैं ट्री, मैंगो की इमेजेस यानी छाप जो थी वो सील जो हड़प्पा सभ्यता की मोहरें मिली हैं उस पर, और जो पार्ट्स यानी जो मृदभांड मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, उस पर ये पीपल, बरगद और आम के चिन्ह या छाप पाई गई है। बस इतनी ही जानकारी हो पाती है हड़प्पा सभ्यता से गार्डनिंग के बारे में। फिर उसके बाद में आया आर्यों का काल। आर्यों के काल में जहाँ आर्य लोग रहते थे उसको आर्यावर्त कहते थे और इसकी मीनिंग जो थी वो कंट्री ऑफ लोटस, कमल का देश कह के पुकारते थे। तो कहने का तात्पर्य है कि उस समय कमल का काफ़ी प्रचार प्रसार रहा होगा और उनको प्रिय रहा होगा। तो ये गार्डनिंग का ये एक सबूत है कि कंट्री ऑफ लोटस कहते थे। इम्पॉर्टेंट ऑर्नामेंटल प्लांट्स उस समय में जो थे उसमें कमल, जैसा आप अभी बताया है, चंपा, माधवीलता, चमेली, रुक्मिनी, साल, टेसू या पलास जिसे कहते हैं, ये सब वृक्षों का जिक्र है। उस समय कुछ पौधे जो ईश्वर से संबंधित थे, प्लांट रिलेटेड टू गॉड एंड गाजे, ईश्वर से संबंधित, जैसे लोटस कमल लक्ष्मी से दर्शाया जाता था। लाजवंती जिसको छुईमुई भी कहते हैं वो शनि देव से संबंधित था। इसी तरीके से कदम्ब जानते हैं, लॉर्ड कृष्ण भगवान से संबंधित था उस समय, आज भी है। सेमल शिव से संबंधित है। कचनार सरस्वती से संबंधित है। और अमरंथ या चौलाई और ये गुड़हल, ये दोनों चीज़ें काली से संबंधित, काली देवी से संबंधित हैं। कुछ उसके बाद में बुद्ध का काल आता है, प्लांट रिलेटेड टू लाइफ ऑफ बुद्धा। तो भगवान बुद्ध से संबंधित उनके जन्म है, जन्म से संबंधित साल का वृक्ष था, अशोक, पलास और कमल, ये सभी वृक्ष बुद्ध के जन्म का द्योतक हैं और इनको चिन्हों, सिंबल के तौर पे प्रयोग किया जाता है। इनलाइटमेंट यानी ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी, ये भी इसका भी जिक्र आता है। फर्स्ट sermon यानी
धर्म चक्र प्रवर्तन पहला उपदेश, तो मैंगो और बनियान जो थे आम और बरगद के झुंड थे उसके नीचे इन्होंने दिया था। और मृत्यु या महापरिनिर्वाण साल वृक्ष के नीचे हुई थी। तो जन्म और मृत्यु दोनों साल वृक्ष के संबंधित हैं। अभी स्तूप तो भगवान बुद्ध के निधन के बाद उनके अवशेषों पर जो स्तूप बने उस पर भी खुदाई हुई है, तो उस पर पीपल और कमल के चित्र मिलते हैं। तो ये चीज़ें भगवान बुद्ध के काल से संबंधित हैं। ऐसे इपिक एरा महाकाव्य काल, हमारे हिंदू धर्म में दो प्रमुख महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। तो रामायण में आपको जिक्र होगा अशोक पेड़ के सीता जो है अशोक वाटिका में ठहरी हुई थी, तो ये अशोक का पेड़ जो है वो सीता से संबंधित है। महाभारत के समय अभी बताया कि कृष्ण भगवान थे तो कदम्ब पे रासलीला करते थे, उसी तो कदम्ब, आम, अशोक इनके काल में भी था, साल, चंपा, कुछ लताएं क्लाइंबर्स थीं, क्लाइंबर्स में चमेली, और तालाबों में उस समय कमल, लिली, कुमुदनी, ये सब चीज़ें उस समय गार्डनिंग के तौर पे जिक्र है। और संस्कृत लिटरेचर जो कालिदास ने लिखे अभिज्ञान शाकुंतलम, और तो उसमें मालविकाग्निमित्र जैसी तमाम उनके साहित्य हैं संस्कृत में, तो उसमें उन्होंने लोटस है, कमल है, लिली है, मोलसरी है, पलाश है जिसके टेसू, माधवी लता, जूही, चमेली, इन सब का बृहद वर्णन मिलता है। इसके बाद गार्डनिंग के तौर पे मुग़ल काल आता है। मुग़ल में अकबर ने आरामबाग आगरा में स्थापना की, आरामबाग, और इन्होंने ही जो है पर्शियन गार्डन जो था इसकी जो टेक्निक थी वो भारत में लाए, अकबर के साथ आई पर्शियन स्टाइल, और उसको चारबाग डिज़ाइन भी कहते हैं। तो ये अकबर की देन है। चिनार और साइप्रस दो वृक्ष मुग़ल काल के बहुत प्रसिद्ध हैं, बाद में इनको चित्रों में भी वर्णन मिला है। जहांगीर काल में शालीमार गार्डन कश्मीर में जहांगीर ने डेवलप करवाया। उनकी पत्नी नूर जहां को ओटो यानी अतर, गुलाब से अतर की खोज का उत्तरदायी या माना जाता है या उनको क्रेडिट दिया जाता है। शाहजहां के काल में शालीमार गार्डन बेंगलोर बहुत फेमस गार्डन है। इसी तरीके से ये चश्मा शाही गार्डन श्रीनगर, और औरंगजेब काल में औरंगजेब ने जो है ये पिंजौर हरियाणा में एक गार्डन विकसित किया था। तो मुग़ल काल में भी गार्डनिंग के अच्छे उदाहरण हैं। फिर ब्रिटिश काल आया। ब्रिटिश काल में हैदर अली ने लाल बाग गार्डन बंगलौर में विकसित किया था। और अंग्रेज़ों ने बहुत से एनुअल्स यानी एक वर्षीय पुष्पों को भारत में इंट्रोड्यूस किया, अपने साथ लाए। उसमें फ्लॉक्स है, वर्बीना है, लार्क स्पर है, नस्टर्सियम है, डहलिया है, कार्नफ्लावर है, पेंजी है, एस्टर है, डार्क फ्लावर जिसको एंटेराइनम भी कहते हैं ये है, बोगेनविलिया, अमलतास जिसको गोल्डन शावर भी कहते हैं, गुलमोहर, नीली गुलमोहर, ये सभी ब्रिटिश अपने साथ जब यहाँ आए तो भारत में लेके आए। ब्रिटिशों ने ही बोटेनिकल गार्डन, भारत में जितने भी बोटेनिकल गार्डन हैं ये अंग्रेज़ों ने ही विकसित किए। कोलकाता में है बोटेनिकल गार्डन, और दूसरी जगह जो भी हैं, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, ये भी अंग्रेज़ों का ही विकसित किया हुआ है। फिर हमारा स्वतंत्रता के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड में जो गार्डनिंग का उदाहरण है उसमें बुद्धा जयंती गार्डन दिल्ली में बहुत फेमस है। रोज़ गार्डन चंडीगढ़, लुधियाना दो जगह पे है, लेकिन चंडीगढ़ का जो गार्डन है वो बहुत प्रसिद्ध है। IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलोर, ये फ्लोरिकल्चर के लिए समर्पित है। NBRI नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ फ्लोरिकल्चर के लिए समर्पित है। बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई, ये भी जो है फ्लोरिकल्चर के लिए समर्पित है। ऐसे हरकोट बटलर रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर, यहाँ से भी बहुत सी प्रजातियाँ निकाली जाती हैं। तो गार्डनिंग के सब संस्थान हैं। फिर अगला जो आपके सिलेबस में है वो टाइप्स एंड स्टाइल ऑफ गार्डन,
ये वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें टाइप्स में रिक्रिएशनल है, मनोरंजनात्मक उद्यान लगाए जा सकते हैं, बोटेनिकल लगाए जाते हैं, एजुकेशनल आइडेंटिफिकेशन बच्चों को उसके उद्देश्य से लगाए जाते हैं, कंजर्वेटिव अगर कोई चीज़ एक्सटेंट हो रही है या क्रिटिकल डेंजर स्टेज में है तो उनको संरक्षित किया जाता है। ऐसे भी गार्डन होते हैं। रिसर्च ओरिएंटेड, रिसर्च के उद्देश्य से भी उद्यान विकसित किए जाते हैं। इंडोर गार्डन विकसित किए जाते हैं, वर्टिकल गार्डन विकसित किए जाते हैं, रूफ गार्डन विकसित किए जाते हैं। हार्ड गार्डन जिसका उदाहरण रॉक गार्डन चंडीगढ़ है जो नेक चंद ने विकसित किया है, उनका भी हाल में ही निधन हुआ है। ये सब टाइप ऑफ गार्डन के उदाहरण हैं। फिर आता है स्टाइल ऑफ गार्डन। स्टाइल ऑफ गार्डन में दो तरीके की होती है। एक है तीन तरीके की है, फार्मल गार्डन, इनफॉर्मल गार्डन और फ्री स्टाइल गार्डन। फार्मल औपचारिक, अनौपचारिक और स्वतंत्र शैली उद्यान, ये तीन शैलियां हैं उद्यान विकसित करने की। फार्मल स्टाइल को सीमेट जो होगी फार्मल, उसमें सिमेट्री मेंटेन की जाती है, यानी जो पौधे लगेंगे एक सीधी लाइन में लगेंगी और लगेंगे, जो रास्ता होगा वो एकदम नाप तोल के बनाया जाएगा, रोजरी होगी, हर्बेशियस बॉर्डर होंगे। ये सभी चीज़ें बहुत ही पैमाने के हिसाब से बनाई जाएंगी और टेढ़ी मेढ़ी या हिफाज़त कंडीशन में नहीं बनाए जाएंगे। यानी फार्मल गार्डन सिमेट्रिकल होते हैं, सममित होते हैं। पौधों की कटाई छटाई करके उनको कंटेन किया जाता है, प्रूनिंग की जाती है। फाउंटेन झरना का होता है, स्टैचू विकसित की जाती हैं, रोजरी यानी गुलाबशाला, हर्बेशियस बॉर्डर, साकी बॉर्डर विकसित किया जाता है, श्रबरी बॉर्डर, झाड़ियों से बना हुआ बॉर्डर, परगोला, आर्चेज, बोनसाई, टॉपियरी, इन सब का समावेश फार्मल स्टाइल गार्डनिंग में होता है। और इसके उदाहरण हैं पर्शियन गार्डन जो अकबर अपने साथ में 4 बाग, मैंने बताया ऊपर 4 बाग डिज़ाइन पर्शियन गार्डन की देन है और अकबर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो ये है मुग़ल गार्डन में बारादरी एक बहुत अच्छा विलक्षण है, विशेषता है। तो मुग़ल गार्डन भी फार्मल गार्डन का उदाहरण है। इंग्लिश गार्डन वो भी फार्मल गार्डन के उदाहरण है। अंग्रेज़ों ने हर्बेशियस बॉर्डर को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। तो इस तरीके से फार्मल गार्डन सिमेट्रिकल होते हैं। इनफॉर्मल जो होते हैं वो नेचुरल ब्यूटी होती है, बेतरतीब बने होते हैं और ये प्रयास किया जाता है कि प्राकृतिक छटा बनी रहे और कृत्रिमता ना आने पाए। तो नेचुरल ब्यूटी होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं, असममित होते हैं। हिल्लाक छोटी पहाड़ियाँ छोड़ दी जाती हैं, जिगजैग पाथ होते हैं, टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, झुंड उनके होते हैं। इरेगुलर पॉन्ड्स होते हैं, लगता है जैसे तालाब है अपने आप भर गया है, इरेगुलर पॉन्ड्स होते हैं। एनिमल्स घूमते रहते हैं, जैसे खरगोश है, बहुत सी चिड़िया है, मोर है। ये सब जो है अनौपचारिक उद्यान की विशेषताएं होती हैं। इसके फार्मल के अपोजिट होता है इनफॉर्मल, और इसका उदाहरण है जापानीज़ गार्डन। और जापानीज़ गार्डन को ये भी कहते हैं नेचर इन मिनिएचर, यानी वो छोटी जगह पे वो सब चीज़ दर्शाना चाहते हैं जो दर्शा सकते हैं, और ये जापानीज़ गार्डन की विशेषता है। पगोड़ा जापानीज़ गार्डन की विशेषता है। वो ब्रिज बनाते हैं, पुल बनाते हैं, लालटेन टांगते हैं। ये सब इनफॉर्मल गार्डन की विशेषताएं हैं। फ्री स्टाइल गार्डन जो है वो दोनों फार्मल और इनफॉर्मल दोनों का जो होता है कॉम्बिनेशन होता है, तो उसको फ्री स्टाइल गार्डन कहते हैं। इसका उदाहरण रोज़ गार्डन लुधियाना है। तो इस तरीके से तीनों ये शैलियाँ जो थीं आप समझ गए होंगे। फिर अगला टॉपिक है जेरीस्केपिंग, XERISCAPING, शुष्क या मरु उद्यान। कोई ऐसी ज़मीन जहाँ पर पानी की किल्लत है, कमी है, या ऐसा क्षेत्र ही हो जहाँ पर सूखा पड़ता हो और ऐसे में कोई भूमि के टुकड़े को सजाना है, संवारना है, सुंदरीकरण करना है, तो उसको जेरीस्केपिंग कहते हैं। तो वाटर उसमें क्या होगा, लिमिटिंग फैक्टर होगा, यहाँ वहाँ जल की कमी होगी। इसमें कैक्टस हैं, सकुलेंट हैं, ये पौधों को आप रोपित कर सकते हैं क्योंकि ये जो होते मरुभूमि या शुष्क भूमि में अच्छी तरीके से चलने में, बढ़ने में, विकास करने में सक्षम होते हैं। रॉकी एरिया हो सकती है, शैलो सॉयल मिट्टी वहाँ न हो, अंडुलेटिंग टोपोग्राफी, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन हो, यहाँ सब जेरीस्केपिंग करना
पड़ता है। एग्जाम्पल में कैक्टस मैंने बताया, कैक्टस पौधे रोपित करेंगे, उसमें जैसे नागफनी जिसको ओपनसिया भी कहते हैं, सकुलेंट में एलोवेरा, सेंसवेरिया, डिफेनबेकिया, ये सभी पौधे लगा सकते हैं जेरीस्केपिंग में। बोगेनविलिया, बॉटल ब्रश, खजूर, पाम, ताड़, पलास, कैजुलिना, जोड़ तोड़ जिसे कहते हैं, ये पौधे सभी रोपित कर सकते हैं जेरीस्केपिंग में। अगला आपका दिया हुआ है वाटर स्केपिंग, यानी कोई तालाब या कोई ऐसा जल का क्षेत्र हो जिसको आपको सजाना है तो उसको वाटर स्केपिंग कहेंगे, जल सौंदर्यीकरण। तो जल चाहे तालाब हो, चाहे छोटा पांड हो, चाहे बड़ा पांड हो, उसको आपको सुंदरीकरण करना है, तो इसको एक्वेटिक गार्डन भी कह सकते हैं और इसको सुंदर बनाना है। तो वाटर एनिमल्स का प्रयोग करेंगे, जैसे कलर्ड फिश, रंगीन मछलियों का, डक का इंट्रोडक्शन करेंगे, झरना, फाउंटेन, इंटरनल लाइट रिफ्लेक्शन, पांड के अंदर जो है ऐसा नीचे से ऐसे बल्ब लगा देंगे और ऊपर जो है वो रिफ्लेक्ट करके लाइट फेंकेगा, जिससे कि आपको सुंदर लगेगा, वो लाइट रिफ्लेक्शन होगा। वाटरफॉल करेंगे, स्टीम्स आर्टिफिशियल डेवलप करेंगे। तो ये सब चीज़ें वाटर स्केपिंग के अंतर्गत आती हैं। प्लांट्स में वाटर लिली लगाएंगे, कमल लगाएंगे, वाटर लेट्यूस लगाएंगे, वाटर क्लोवर लगाएंगे, आइरिस लगाएंगे, वाटर हाइसेंथ या जलकुंभी का प्रयोग करेंगे। तो यानी जो पानी में पौधे आसानी से चल सकें, उन्हीं पौधों को रोपित करेंगे। अगला आपका बिंदु है इंटीरियर स्केपिंग, यानी आंतरिक सज्जा। आंतरिक सज्जा यानी आप घर के अंदर इंडोर गार्डनिंग भी कह सकते हैं। तो आप अपने सेंट्रल टेबल पे गुलदस्ता रख सकते हैं, वेस में बोनसाई, छोटे बौने पौधे जो बहुवर्षीय हों उनको लगा सकते हैं। कंटेनर प्लांट्स, ऐसे पौधे जिनकी वृद्धि नेचुरली कम होती है, उनका प्रयोग करेंगे। शेड लविंग प्लांट्स, छाया पसंद पौधों को लगाएंगे, जैसे पोथास है जिसको मनी प्लांट भी कहते हैं, मोन्स्टेरा है, डिफेनबेकिया है, सेंसवेरिया है, एलोकेसिया है, एस्परगस सतावर है, कोलियस है, क्रोटान है, डेसिना है, फर्न है, ब्रायोफिलम या कैलांचू है। ये बच्चों पौधे तो चूँकि पहली बार आप सुन रहे होंगे या बहुत कुछ न सुने होंगे, कठिन ज़रूर है, लेकिन ये नॉर्मल पौधे हैं, इनमें से कुछ को आपको याद कर लेना चाहिए। वर्टिकल गार्डन भी आपके कोर्स में है। तो वर्टिकल गार्डन जो होता है, बेस क्या होता है, कोई फ्रेम है, दीवार है, एनी वर्टिकल स्ट्रक्चर पहले खड़ी कर लेते हैं, कोई वर्टिकल स्ट्रक्चर, और इस पे फिर पौधों को रोपित करते हैं एक विशेष टेक्निक से, जिससे कि वो एक दीवार ग्रीन अपना रंग देती है बिकॉज ऑफ द प्लांट्स। तो ये बेस में फ्रेम, वॉल या एनी वर्टिकल स्ट्रक्चर से बेस डेवलप कर सकते हैं। मीडिया क्या रखेंगे इसमें, तो सॉयल लेस प्राय होता है, मिट्टी की उपयोग नहीं करते हैं, हाइड्रोपोनिक्स और फर्टिगेशन का प्रयोग किया जाता है। क्रॉप में कौन सी क्रॉप, तो हर्ब शाकी पौधे लगाएंगे, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं या कोई मेडिसिनल पौधे हैं, हैंगिंग प्लांट्स हैं जो आसानी से टोकरी या पाइप में रुक सकें, ऐसे पौधों को हम उगाते हैं। आज ऑब्जेक्टिव क्या है वर्टिकल गार्डन का, एनर्जी सेविंग है, घर में कूल रहता है तो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी बचत होती है, इको फ्रेंडली है, सुंदरता होती है, ब्यूटीफाई होता है। वेजिटेबल्स अगर आप ग्रो करते हैं तो वेजिटेबल भी प्राप्त हो जाती हैं, मेडिसिनल प्लांट भी प्राप्त हो जाते हैं। तो मल्टीपर्पज़ से हम वर्टिकल गार्डन विकसित करते हैं। रूफ गार्डन वही जो छत पे हम अपने संरचना बना करके स्पेस में, चाहे ओपन है चाहे कवर्ड भी कर सकते हैं, आप जाली लगा कर भी और ओपन खुला छत पर भी, दोनों तरीके से रूफ गार्डन विकसित कर सकते हैं। कंटेनर्स में पॉट यूज करेंगे यानी गमले, ट्रेज यूज करेंगे, आयरन या स्टील के फ्रेम यूज करेंगे, पॉलीवैक्स यूज करेंगे, ये हमारे बर्तन हो सकते हैं। प्लांट टाइप में पॉट प्लांट्स यानी जो गमले में आसानी से चल सकें। हर्बेसियस यानी साकी पौधे जो कम जगह घेरें और जो इसमें इनकी कम वृद्धि हो, हर्बेसियस प्लांट लेंगे। एनुअल्स एक बरसी, जैसे गर्मी में उगने वाले, जाड़े में उगने वाले, बरसात में उगने वाले, इन पौधों का प्रयोग करेंगे।
बच्चों, इस तरीके से आपकी पहली यूनिट समाप्त हो गई है। अब आपको हम बताएंगे कि जैसे मैंने बताया था बुके, तो आप जान रहे होंगे, फिर भी हमने चित्र के माध्यम से डाउनलोड करके आपको बताने का प्रयास किया है। ये भी आपके बुके के उदाहरण हैं और ये कई तरीके के हो सकते हैं, ज़रूरत के अनुसार ये बुके हैं। ये मैं अभी एक पौधे का जिक्र आया था, एलोवेरा। तो एलोवेरा से बहुत सुंदरता के लिए भी है और बाबा रामदेव बताते हैं नेशनल पौधा भी है। इसी तरीके से मैंने बताया था बारादरी, मुगल गार्डन की एक विशेषता थी बारादरी। तो बारादरी कुछ नहीं, एक छत ये है और छत में ये खंभे 12 बना दिए जाते थे गार्डन के बीच में, और यहीं पे राजा मुगल बादशाह बैठ करके और गार्डन का आनंद लेते थे या अपने जनता को संबोधित करते थे। यही संरचना बारादरी कहलाती है और ये जो है मुगल गार्डन की विशेषता है। अगर 60 नोट में आ जाए तो आप लिख लेंगे बारादरी। ये सब बारादरी के ही उदाहरण हैं। एक पौधे का नाम आया था सेंसवेरिया। तो ये सेंसवेरिया आपको याद होगा, आप जब रास्ते कहीं गुजरते होंगे या देखे होंगे, ये सेड लविंग प्लांट है और ये पौधा जो है सकुलेंट समूह में आता है। और इसी तरीके से ये जो है ये आप एलोकेसिया है, एलोकेसिया का भी जिक्र आया था। ये अरुई या घुइयाँ या कोलोकेसिया टाइप का है। तो ये एलोकेसिया के पौधे हैं। ये एलोकेसिया है, ये एलोकेसिया जो कि एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। ये तो डिफेनबेकिया है, ये भी हमने जिक्र अभी ऊपर किया था। तो ये डिफेनबेकिया है, ये सभी डिफेनबेकिया के पौधे हैं। ये सब सकुलेंट समूह के पौधे हैं, ये सब डिफेनबेकिया हैं। ये एक पगोड़ा है, ये इसकी संरचना जो होती है पगोड़ा के तरीके से होती है, ये स्टाइल में आता है। और ऐसे पौधे विकसित किए। क्लेरोडेंड्रान जो है, ये लिखा है क्लेरोडेंड्रान। क्लेरोडेंड्रान से पगोड़ा बहुत अच्छा बनता है। तो ये क्लेरोडेंड्रान है। तो पगोड़ा स्ट्रक्चर भी सुंदरता में विकसित की जाती है। ये देखिए, ये पगोड़ा है, इसी को जो है ये पगोड़ा है और इसी के हिसाब से पौधे भी अपने फूल खिलाते हैं उस संरचना में। तो ऐसे पौधों का रोपण, ये मैंने बताया था ब्रायोफिलम या कैलांचू, और ये भी सकुलेंट पौधा है। जेली स्केपिंग में, हार्ड स्केपिंग में इनका प्रयोग किया जाता है। और ये सब, ये लांटेन है। लांटेन का प्रयोग बाग में, जो गार्डन है उसमें लांटेन पिलर पे टांग भी देते हैं। यहाँ पे ये पिलर बना करके और ऐसे भी रखते हैं, बहुत तरीके से रखते हैं, जिससे कि एक प्रकाश भी रहता है और आकर्षण भी रहता है। ये लांटेन ही सब है। ये कैजुलिना है, एक कैजुलिना का आया था जिक्र, ये कैजुलिना लिखा भी है, और जिसको जोड़ तोड़ कहते हैं। इनकी पत्तियों को तोड़ेंगे और फिर जोड़ देंगे, आपस में जुड़ जाती हैं। तो जिन बच्चों ने इसको करके देखा होगा जानते होंगे। तो कैजुलिना है, ये सब कैजुलिना। ये है मोन्स्टेरा, ये मैं एक जिक्र आया था मोन्स्टेरा शब्द का। ये भी इंडोर प्लांट है और जैसे वो मनी प्लांट या पोथास होता है, ऐसे ये भी है। और इसका प्रयोग सुंदरता के लिए, घर के अंदर की सुंदरता के लिए किया जाता है। इसी तरीके से ये सब मोन्स्टेरा ही है। ये देखिए जेरी स्केपिंग, ये शब्द भी देखिए यहाँ जेरी स्केपिंग लिखा है। जेरी स्केपिंग यानी जहाँ पानी की कमी है वहाँ, ये देखिए सब क्या है, ये सकुलेंट है, ये सकुलेंट, कैक्टस, ये सब ये कैक्टस हैं। ये सब पौधे उगा करके किसी भूमि की सुंदरता को बढ़ाया जाता है। तो इस तरीके से ये है, ये सब जेरी स्केपिंग के उदाहरण हैं। ये एस्परगस है, एक पौधे का हमने नाम लिया था एस्परगस, ये है। ये सब एस्परगस के उदाहरण हैं, सतावर जिसे कहते हैं हिंदी में। और इसी तरीके से ये रूफ गार्डनिंग, वैसे रूफ गार्डनिंग का चित्र है। आप देखिए छत पर आप चारों तरफ से आपने अपने ज़रूरत के हिसाब से, जैसे हैं जहाँ के निवासी हैं वैसे पौधे लगाए हैं। ये सभी पौधे देखिए सकुलेंट हैं, सकुलेंट जिनको इंडोर गार्डनिंग, जेरी स्केपिंग में प्रयोग कर सकते हैं घर के अंदर और शुष्क दशाओं में। ये सभी जितने आपको पौधे दिखाई देते हैं सब, ये सब सकुलेंट पौधे हैं। ये सभी सकुलेंट। ये मैंने कहा था छुई मुई या लाजवंती,
ये लाजवंती का पौधा, इसकी पत्तियों को छूते हैं तो सिकुड़ जाती हैं, तो ये लाजवंती है। और इसका जो है ईश्वर पे भी ये किसी संबंधित है, आपको आगे बताएंगे। ये क्रोटान है, ये सब क्रोटान के पौधे हैं और ये समय पे आएगा तो आप समझ सकते हैं। क्रोटान जो बच्चे जानते होंगे वो ये क्रोटान के सब पौधे हैं। ये फिर हमें लगता है वही छुई मुई है, ये छुई मुई है। और ये देखिए ये परगोला है, ये परगोला है। परगोला क्या कहते हैं, ये नीचे से रोड जा रही है, ये सड़क जा रही है, ये सड़क, और इसमें जो है ऊपर से यहाँ क्लाइंबर लगा करके और इसमें चढ़ा देते हैं और फिर वो एकदम छावनी टाइप बन जाती है। तो ये जो छावनी टाइप बनी हुई है इसी को परगोला कहते हैं। तो परगोला एक संरचना है जिसमें किसी पाथ को क्लाइंबर की सहायता से ऊपर छत की तरह बना दिया जाता है। इसमें शेड भी रहती है और सुंदरता भी होती है, इसी को परगोला कहते हैं। तो ये सब परगोला, ये भी परगोला का ही उदाहरण है। और ये सब परगोला ही बनाने का प्रयास किया गया है। ये भी परगोला की स्ट्रक्चर है। तो ये चार बाग स्टाइल जो अभी मैंने बताया था, मुगल गार्डन की चार बाग स्टाइल। तो देखिए ये पूरे गार्डन को चार भागों में बांट दिया गया, 1 2 3 4। तो ये मुगल गार्डन की विशेषता है। और ताज गार्डन जब देखेंगे तो चार बाग स्टाइल में चार बाग है, ये सब चार बाग स्टाइल का ऊपर था बना हुआ। और ये है अभी आया था वर्टिकल गार्डनिंग। देखिए ये फ्रेम बना लिया गया और इस पे पौधे रोपित किए गए हैं। इसमें ये सब वर्टिकल गार्डनिंग के उदाहरण हैं, ये सब वर्टिकल गार्डन के उदाहरण, ये सब वर्टिकल गार्डन के उदाहरण हैं। ये कैक्टस है, अभी सकुलेंट का ऊपर है। कैक्टस में हमेशा कांटे होते हैं, देखिए ये सब, इसमें ये सब कैक्टस हैं, ये जितने आपके देख रहे हैं सब कैक्टस हैं। ये इंडोर गार्डनिंग और जेरीस्केपिंग के लिए अच्छे पौधे हैं। ये एज है, ये जो है एज, EDGE, एज माने किनारा। जब 15 से 20 सेंटीमीटर हाइट के पौधों से किसी क्षेत्र को डिमार्केशन किया जाता है उसको एज कहते हैं। ये देखिए सब एज बनी हुई है। तो एज क्या है, ऐसे पौधों की सहायता से जो जिनकी ऊंचाई 15 से 20 सेंटीमीटर हो, भूमि के किसी टुकड़े को उस डिमार्केशन या सीमांकन करते हैं उसको एज कहते हैं। तो ये पौधे जैसे कैंडी टफ्ट है, ये सब एज के उदाहरण है। ये एज लगी हुई है। एजिंग प्लांट लिखा भी है, एजिंग प्लांट, ये सब लिखा है एजिंग प्लांट। तो ये कोलियस है, एक शब्द कोलियस आया है, ये सब क्या है, कोलियस के पौधे हैं और इनकी लीफ की ब्यूटी होती है। ये सब कोलियस के पौधे हैं। ये इस तरीके से बच्चों पहली यूनिट हमने आज समाप्त कर दी है। हम आपकी कुल 4 यूनिट हैं, इनको 4 दिन में क्रमशः हम डाल देंगे और थोड़ा बहुत आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि सिलेबस में क्या है। और फिर 1-2 मॉडल पेपर डाल देंगे और हमें लगता है कि आपको परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वास्तव में ये प्रैक्टिकल का विषय है और इसको बच्चों को करके बताने की बात कही गई है, लेकिन अपरिहार्य कारणों से ऐसा हो न सका। तो इसलिए हमने ये एक लेक्चर यूट्यूब पे बना के डाला है। निश्चित रूप से आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। कमेंट आमंत्रित हैं और मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इसको आपस में शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। धन्यवाद।